हेमंत जी आपके पास आता हूँ मैं, फिर मैं सुनील जी और वीरेंद्र जी के पास आऊंगा। अभी 2 दिन पहले मुंबई में फिर से 35 पैसे पर यूनिट का एक एक्स्ट्रा सरचार्ज लगा दिया गया है। 2 दिन पहले ये आया था, तो हमारा बिल अगले महीने और आएगा। हमारे एक दर्शक है अरुण सरदार जी, कहते मेरा बिल पिछले महीने तक 700 सवा 700 आता था, तो 900 रुपए अब आना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली 20-25% की वृद्धि होगी। तो आप सोचिए कि किस ढंग से सरचार्जेस के नाम पर ओपन लूट चल रही है देखा जाए तो। और कुछ लोग मजे कर रहे हैं, वो फ्री में अपना चोरी भी करते हैं बिजली की और सब कुछ होता है, लेकिन उनका पैसा कोई तो भरता है। जुर्म कोई करता है, हर्जाना कोई भरता है। दूसरे हेमंत कुमार जी, बड़ी अजीब सी बात हुई, चूंकि आजकल मैं रोजी रोटी का प्रोग्राम कर रहा हूं, तो दर्शक मित्रों को बता दूं कि पिछले 5-6 दिन से हमारा एक डेली इकोनॉमिक राउंड अप स्टार्ट हुआ है रोजी रोटी के नाम से, जिसमें प्रतिदिन की मुख्य आर्थिक खबरें जो आपकी पॉकेट्स को इफेक्ट करती हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं। उसे देखिएगा और बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। आपका शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने इकोनॉमिक राउंड अप को भी अपनाया है। रबी की फसल यानी कि गेहूं की फसल को आने को तो अभी कम से कम नहीं तो अप्रैल महीने में आएगी, लेकिन चुनाव सामने है। चुनाव सामने है तो एक एमएसपी के अंदर इंक्रीज किया गया 150 रुपए प्रति क्विंटल का। इतिहास बना दिया मोदी सरकार ने। वोट लेने के लिए किसान के वोट लेने हैं। एवरेज जो इंक्रीज होता था 40 से 50 रुपए का इंक्रीज होता था एमएसपी में, लेकिन इस बार 150 रुपए का वॉपिंग इंक्रीज किया है मोदी सरकार ने, ताकि उसको चुनाव के अंदर किसानों के वोट मिल सके। यानी कि अब सरकार खजाने खोल कर बैठी है कि भाई कुछ भी हो जाए, वोट चाहिए। देश गर्त में जाता हो तो जाए, लेकिन ये 150 रुपए का इंक्रीज, यानी कि आप सोचिए कि इतना बड़ा इंक्रीज है कि आम आदमी की जो कॉस्ट है आपकी और मेरी है, ना केवल बिजली पानी की बल्कि अनाज की भी वो बढ़ गई है। वैसे एक चीज और इन्फॉर्म कर दूं, गेहूं के रेट पिछले 6 महीने के अंदर, सिर्फ 6 महीने में पूरे इंडिया में गेहूं के रेट 22% बढ़े हैं। आपने शायद नोट नहीं किया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं। हेमंत कुमार जी, यही मुद्दे हैं जी जो जनता को प्रभावित करते हैं। आपने दिनेश जी जी आपने रोजी रोटी की बात की और रोटी वाली बात मैं भी कहना चाह रहा था, तो आपने कही दिया कि पिछले 6 महीने में 22% गेहूं की कीमत बढ़ी है। और अब अभी जो खुदरा बाजार में आप आटा खरीदने जाएंगे तो वो जो ब्रांडेड जो आटा बिकता है वो 40 रुपए के आसपास पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो रोटी पर भी कितना भारी संकट है। तो ये जो रोजी रोटी का संकट है, इसको लेकर के कांग्रेस ने, मुझे लगता है कि जो बीजेपी के जितने जाल बिछाए हुए थे उस जाल को काट दिया है, और एक तरह से वो बीजेपी को अपने प्लेइंग फील्ड में लेकर के आ गई है कि अब यहाँ आकर के आपको खेलना है। अभी राहुल गांधी का तेलंगाना में जो चल रहा था कार्यक्रम, उसमें वो कहते हुए अंग्रेजी में उनका भाषण चल रहा था, एक व्यक्ति उसका अनुवाद कर रहा था। तो उसमें वो कह रहे थे कि जाति जनगणना देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। ये इसके जरिए हम जानना चाहते हैं कि जाति जनगणना से पता चला है कितने दलित, ओबीसी और आदिवासी देश में है, सामान्य कैटेगरी के लोग कितने हैं। और इस पर लगातार मुझे लगता है कम से कम वो आधा घंटा तक उनका ये भाषण चल रहा था। तो ये एजेंडा जो है वो ये कांग्रेस ने सेट कर दिया है, और इस जाल को काटना निश्चित रूप से बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगा। बीजेपी अब तक कांग्रेस के लिए जाल बिछाती रही है, लेकिन अब ये लग रहा है कि उस जाल से कांग्रेस निकल करके उसने एक अपने ढंग का एक जाल बिछा दिया है, जिसमें कि खेलने के लिए बीजेपी को मजबूर होना पड़ रहा है। और निश्चित रूप से जितने भी परलोकवादी जो जितने वायदे हैं बीजेपी के, और परलोकवादी जितने विमर्श हैं, वो सारे विमर्श जो है आज की तारीख में उनके खंडित होते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो उनकी चुनौती बीजेपी के सामने उन्होंने चुनौती पेश की है, वो चुनौतियां जो किसानों की कर्ज माफी से लेकर के और स्कूली छात्राओं को 500 रुपए प्रति माह देने की बात हो, या ओल्ड पेंशन वाली बात तो आपने कही ही। तो ये जो पूरी चीजें जो है उसमें राहुल गांधी अब आगे बढ़ करके जाति जनगणना का सवाल बिहार तक जो सीमित था, वो एक नेशनल एजेंडा जो बन गया, जो पहले से भी हम लोग इस बात को कहते रहे हैं। और ये अगर मान लीजिए कि तेलंगाना में ये बातें कही जा रही है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में ये बातें कही जा रही है, तो जाहिर तौर पर ये कांग्रेस के लिए लग रहा है कि एक बड़ा मुद्दा है, और राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है, जिसमें से निकलना अब बीजेपी इसका जवाब नहीं दे पा रही है। इन मुद्दों का जवाब बीजेपी के पास में नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि वो जो उनके जाल में अब तक जो कांग्रेस फंसी रही है, ये हम लोग भी सोच रहे थे कि कांग्रेस उनके एजेंडे से बाहर निकल करके अपना एजेंडा सेट करे,
तो कांग्रेस का एजेंडा अब लगता है कि सेट होता हुआ दिख रहा है, जिसमें कि बीजेपी के लिए की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। तो ये कांग्रेस के लिए भी और इस देश के लिए भी एक अच्छा साइन है। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि अब तो मीडिया की भी पोजीशनिंग शुरू हो गई है। अब आप देखिए कि अडानी समूह का जो एनडीटीवी अब जो हो गया, तो उसमें कई लोग इस्तीफा देकर के बाहर जा रहे हैं और उन्होंने एक नए वेंचर के साथ अपनी पारी की शुरुआत की है। तो मीडिया की भी पोजीशनिंग हो रही है, और ये ऐसा ही नहीं है। अब ये जो विभाजन रेखा जो खींची जा रही है, वो राजनीति के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि एक मीडिया के क्षेत्र में भी एक बड़ी विभाजन रेखा बनने वाली, जो लग रहा था कि पूरी विभाजन रेखा मिट गई हुई है और सब लोग गुलामी का पट्टा पहन करके और जय जयगान करने में लगे हुए हैं। तो वहां भी बड़े घरानों से भी लोग छोड़ करके बाहर निकल रहे हैं, और ये एक अच्छा साइन है देश के सामने। मुझे लग रहा है कि और बीजेपी के सामने ये चुनौती बड़ी चुनौती है। वो जो कुछ भी अब तक वो करते रहे हैं, अभी अब की उनकी पूरी ट्रोल आर्मी जो है वहां फिलिस्तीन को लेकर के जिस तरह से वो प्रचार अभियान उनका चल रहा है, और इस दुखद घड़ी में दुनिया में सबसे बड़ा जनसंहार वहां हुआ है अस्पताल पर हमले के बाद, उसका जश्न जिस तरह मना रहे हैं, तो इनकी घृणा की जो राजनीति है और नफरत की जो राजनीति है, वो किस लेवल पर चली गई है, उसको लेकर के देश के लोग अब उनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। ये नीचे तक मैं देख रहा हूं। मैं गांव में भी रहता हूं और शहर में भी रहता हूं, और गांव के लोगों में ये एक तरह से चर्चा का विषय है कि ये नफरत अब रुकनी चाहिए। ये नफरत का जो बाजार है, नफरत का जो कारोबार है, ये बंद होना चाहिए। दुनिया तक ये बातें जा रही है। तो एजेंडा कांग्रेस का है, और उस एजेंडे में बीजेपी के लिए बहुत कुछ करने लायक स्थिति अब नहीं है। मध्य प्रदेश में तो हम लोगों ने देखा ही कि वहां उनके अपने नेताओं का उन्होंने क्या हाल बना रखा है, चाहे शिवराज हो, चाहे विजयवर्गीय हो, तमाम लोग तो वो अपने लोगों से ही लड़ रहे हैं। चुनाव तो उनको बाद में लड़ना है, अभी तो वो अपने लोगों से लड़ रहे हैं। तो अपने लोगों से लड़ करके उबर जाए, वो जाल जो अपने लोगों के लिए उन्होंने बिछाया है, उस जाल से निकल जाए बाहर, तो पता चलेगा कि आखिरकार वो इस लड़ाई में कहां हैं। तो अपने लोगों से भी उनको लड़ना है, चुनाव भी लड़ना है। जी दिनेश जी।